हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नरेंद्र पाल आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल टारगेट टीचर एग्जाम स्टडी पे। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे रीट ईवीएस के अंतर्गत सार्वजनिक स्थल। दोस्तों, ओवरऑल लेक्चर नंबर 7 है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन शीघ्र ही मिल सके। और दोस्तों, अपनी वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सार्वजनिक स्थल के अंतर्गत बात करते हैं सबसे पहले विद्यालय। दोस्तों, विद्यालय सामुदायिक शिक्षा के प्रमुख केंद्र हैं, जहां पर समाज के सभी वर्गों के बालक बालिकाएं शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण फैक्ट पॉइंट कौन कौन से बन सकते हैं। मानव जीवन के सर्वांगीण विकास से शिक्षा एक आवश्यक तत्व है। शिक्षा के विविध ज्ञान की प्राप्त होती है एवं बालक का सर्वांगीण विकास होता है। तो दोस्तों, विद्यालय में बालक का किस प्रकार का सर्वांगीण विकास होता है। दोस्तों, शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बालक बालिकाओं को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। भारतीय संसद द्वारा 1 दिसंबर 2002 को 14 वर्ष तक के बच्चों हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाने मूल अधिकार बनाने एवं बच्चे को शिक्षा के अवसर मुहैया कराने को माता पिता अभिभावक का मूल कर्तव्य बनाने हेतु 86वां संशोधन अधिनियम 2002 पारित किया गया, जो दोस्तों कब लागू हुआ, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू है और प्रॉपर काम कर रहा है। भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रारंभ के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के प्रारंभ में ईसाई मिशनरियों ने बंगाल एवं पूर्वोत्तर भारत में अनेक अंग्रेजी पाठशालाएं स्थापित की। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इन्होंने वेतन स्कूल खोले। 1781 में बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग के प्रयासों से कोलकाता में भारत का पहला मदरसा प्रारंभ किया गया। तो दोस्तों, वारेन हेस्टिंग के प्रयासों से कलकत्ता में भारत का पहला मदरसा कब खोला गया। तो दोस्तों, ये आपके लिए सन इम्पोर्टेंट हो जाएगा 1781 ईस्वी में। नेक्स्ट दोस्तों, बात करते हैं राजस्थान में 19वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में नगरों में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली पर आधारित शिक्षण संस्थाएं स्थापित की जाने लगी। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपका बन जाएगा 1993 में जयपुर की महारानी गायत्री देवी द्वारा जयपुर में लड़कियों का प्रथम पब्लिक स्कूल एमजीडी गर्ल्स स्कूल खोला गया। कौन सा? एमजीडी गर्ल्स स्कूल खोला गया। नेक्स्ट पॉइंट बन जाएगा 1947 में जयपुर में सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज एवं राज्य के पहले विश्वविद्यालय राजपुताना विश्वविद्यालय वर्तमान राजस्थान विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 1950 में राज्य सरकार ने बीकानेर में प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना की। तो दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट आपके लिए पॉइंट बन जाएगा। नेक्स्ट है विद्यालयों से संबंधित महत्वपूर्ण आयोग। दोस्तों, राधा कृष्ण आयोग, मुदालियन आयोग, इसे ही माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहते हैं, कोठारी आयोग और यशपाल समिति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा ही डाइट की स्थापना की गई। नेक्स्ट दोस्तों, सार्वजनिक स्थल की बात की जाए तो चिकित्सालय दोस्तों, राजस्थान में सरकारी चिकित्सालयों के विभिन्न स्तर हैं। दोस्तों, उप स्वास्थ्य केंद्र में क्या होता है, ग्राम स्तर पर जो उप स्वास्थ्य केंद्र है ये ग्राम स्तर पर सक्रिय है। नेक्स्ट दोस्तों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है ये कस्बा स्तर पर होता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएससी तहसील स्तर पर होता है और राजकीय चिकित्सालय खंड स्तर पर होता है। राजकीय रेफरल चिकित्सालय जिला स्तर पर कार्य करता है। नेक्स्ट दोस्तों, बात करते हैं डाकघर पोस्ट ऑफिस। दोस्तों, भारत में पहली बार वर्ष 1766 में लॉर्ड क्लाइव द्वारा प्रथम डाक व्यवस्था की शुरुआत की गई। कब दोस्तों? भारत में
पहली बार वर्ष 1766 में लॉर्ड क्लाइव के द्वारा प्रथम डाक व्यवस्था की शुरुआत की गई। तो दोस्तों यहाँ से आपका जो सन है इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और किसने करवाई थी, तो ये भी आपका लिए इम्पोर्टेंट बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय डाक विभाग 9 से 14 अक्टूबर के बीच विश्व डाक सप्ताह मनाया जाता है। विश्व डाक सप्ताह कब मनाया जाता है? 9 से 14 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है। वारेन हेस्टिंग ने कोलकाता में प्रथम डाकघर वर्ष 1774 में स्थापित किया। नेक्स्ट दोस्तों पॉइंट बन जाएगा, भारत में सन 1852 में प्रथम बार चिट्ठी पर डाक टिकट लगाने की शुरुआत हुई तथा महारानी विक्टोरिया के चित्र वाला डाक टिकट 1 अक्टूबर सन 1854 को जारी किया गया। कब? 1854 को। नेक्स्ट दोस्तों इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाएगा, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोस्तों अगर बात की जाए राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट आपके रहे डाक संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट पॉइंट। अब बात करते हैं नेक्स्ट सार्वजनिक स्थल के अंतर्गत रेल की। तो दोस्तों रेल हमारे यातायात का बहुत ही सस्ता एवं उपयोगी साधन है। तो दोस्तों भारतीय रेल एशिया में सबसे बड़ी तथा विश्व में दूसरी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है। तो एशिया की बात की जाए तो सबसे बड़ी, जबकि विश्व में दूसरी भारत की दूसरी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है। भारत में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में सर्वप्रथम रेल, दोस्तों काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि दोस्तों भारत में सर्वप्रथम रेल कब और कहाँ से चली थी। तो दोस्तों ये सर्वप्रथम 16 अप्रैल 1853 में मुंबई के बोरीबंदर से दोस्तों ठाणे थाना के बीच में चली थी। दोस्तों इस रेल का नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी था। दोस्तों इम्पोर्टेंट हो जाएगा, इस रेल का क्या नाम था? ब्लैक ब्यूटी था। देश में प्रथम विद्युत रेल 3 फरवरी 1925 को, दोस्तों कब चली? अगर यहाँ पर प्रथम विद्युत रेल की बात की जाए 3 फरवरी 1925 को मुंबई बीटी से कुल्ला के बीच चलाई गई थी। दोस्तों रति दोस्तों यहाँ पे नहीं, रेलवे बोर्ड की स्थापना, दोस्तों अगर यहाँ पे मिसप्रिंट है, रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय की गई थी। भारतीय रेल का मूल मंत्र सुरक्षा, संरक्षण एवं समय पालन है। डेक्कन क्लीन बिजली चलित प्रथम रेल थी। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय रेलवे एक्ट 1890 में पारित हुआ। भारतीय रेलवे एक्ट कब पारित हुआ? 1890 में। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1950 में हुआ। देश में पहली मेट्रो रेल कब चली थी? तो दोस्तों देश में पहली मेट्रो रेल 24 अक्टूबर 1984 में कोलकाता में दमदम से टालीगंज तक तथा दूसरी मेट्रो रेल सेवा दिल्ली में 24 दिसंबर 2002 को शाहदरा से 30 हजारी के बीच प्रारंभ हुई थी। तो दोस्तों बात करते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट है IRCTC की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल गाड़ी कौन सी है? तो ये है विवेक एक्सप्रेस, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है, जिसकी लंबाई 4286 किलोमीटर की दूरी तय करती है। नेक्स्ट दोस्तों है, प्रथम रेल बजट को जॉन मथाई ने पेश किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम रेल बजट को जॉन मथाई ने पेश किया था, जो भारत के पहले रेल मंत्री थे। तो दोस्तों क्वेश्चन इस टाइप के भी पूछ सकता है कि भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो ये थे जॉन मथाई। और प्रथम रेल बजट को किसने पेश किया था? तो ये भी जॉन मथाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बन जाएगा, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म उत्तर प्रदेश का गोरखपुर है, जिसकी लंबाई
कितनी है दोस्तों? 1366.33 मीटर है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन, सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? पीर पंजाल या बनियाल रेल सुरंग, जम्मू कश्मीर। दोस्तों इसकी लंबाई की बात की जाए तो 11.215 किलोमीटर है। नेक्स्ट है दोस्तों 16 अप्रैल को रेल दिवस। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट इम्पोर्टेंट है, 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है दोस्तों। तथा इसकी अगर रेल सप्ताह की बात की जाए तो 10 से 16 अप्रैल को रेल सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन मुंबई के चर्च गेट से बोरीवली तक चलती है। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट आपके लिए पॉइंट बन जाएगा। नेक्स्ट है विद्युत एवं जल का अपव्यय। दोस्तों हमारे देश में क्या करते हैं, विद्युत और जल का अपव्यय हम सभी लोग काफ़ी मात्रा में करते हैं। तो दोस्तों इसका प्रयोग सीमित मात्रा में ही हम सभी को करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं विद्युत एवं जल का अपव्यय। सभी जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए पानी और ऊर्जा दोनों की आवश्यकता होती है। जल एक अत्यधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपदा है, क्योंकि उसके बिना जीवन संभव ही नहीं है। उसका नवीनीकरण व पुनः प्रयोग भी हो सकता है। पृथ्वी का 71% भाग जल से ढका है, लेकिन पीने योग्य जल का भाग कितना है? पीने योग्य जल का भाग केवल 2.7 प्रतिशत ही है। तो दोस्तों इसलिए हमें जल की मात्रा को सीमित ही मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, फालतू में व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जल की बढ़ती मांग के उत्तरदायी कारण सिंचाई का विस्तार। भारत कृषि प्रधान देश है, इसलिए सिंचाई के लिए बहुत पानी की आवश्यकता पड़ती है। आज़ादी के बाद भारत की सिंचाई वाले इलाकों में वृद्धि हुई है, अतः भारत में सिंचाई की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट है दोस्तों औद्योगिक प्रयोग। उद्योगों में निर्माण प्रक्रिया के दौरान जल का बड़ी मात्रा में प्रयोग होता है। नेक्स्ट है बढ़ती जनसंख्या। भारत की जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है और स्वतंत्रता मिलने से अब तक वह 3 गुना बढ़ चुकी है। बढ़ी हुई जनसंख्या के कारण पानी की मांग में वृद्धि हुई है। हमारे देश में बढ़ते जल के अभाव का सबसे मुख्य कारण बढ़ती हुई जनसंख्या की पानी के लिए बढ़ती हुई मांग है। दोस्तों अब बात करते हैं विद्युत का अपव्यय। दोस्तों विद्युत का उत्पादन सीमित होता है। विद्युत को अनावश्यक खर्च करना विद्युत का अपव्यय कहलाता है। विद्युत का अनावश्यक उपयोग नहीं करना चाहिए। गलत तरीके से विद्युत का प्रयोग करना या बिजली को चोरी करना एक दंडनीय अपराध है। घरेलू विद्युत कनेक्शन का उपयोग व्यावसायिक या कृषि कार्यों में करना भी दंडनीय अपराध है। आवश्यकता नहीं होने पर विद्युत से चलित उपकरण जैसे बल्ब, पंखा, कूलर आदि को बंद कर देना चाहिए। दोस्तों सौर ऊर्जा का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं ऊर्जा। दोस्तों ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत सूर्य है। पौधे सूर्य की ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इन्हें उत्पादक कहा जाता है। किन्हें दोस्तों उत्पादक कहा जाता है? पेड़ पौधों को क्या कहा जाता है? उत्पादक कहा जाता है। शाकाहारी पौधों को खाते हैं। शाकाहारी पौधों को खाते हैं कौन? वे उपभोक्ता कहलाते हैं। जो दोस्तों शाकाहारी पौधों को खाते हैं वो उपभोक्ता कहलाते हैं। मांसाहारी शाकाहारियों को भोजन बनाते हैं। इस प्रकार से ऊर्जा का हस्तांतरण एक प्राणी से दूसरे तक होता है। कुछ ऊर्जा मनुष्य ऊष्मा के रूप में भी विलीन हो जाती हैं। नेक्स्ट दोस्तों अब बात करते हैं ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। दोस्तों ऊर्जा के परंपरागत स्रोत जीवाश्मी ईंधन है। जीवाश्मी ईंधन के निर्माण में कई वर्ष लग जाते हैं, उनका नवीकरण नहीं हो सकता। जीवाश्म उन जीवों के अवशेष हैं जो कि बहुत वर्ष पहले जीवित थे, और जीवाश्म ईंधन वे पौधे हैं जो पृथ्वी के नीचे दब गए थे और पत्थरों के रूप में परिवर्तित हो गए। तो दोस्तों ऊर्जा के परंपरागत ये स्रोत हैं। जीवाश्म ईंधन दोस्तों कौन कौन से होते हैं? कोयला, यह एक ठोस पदार्थ है। जो हमारे देश में कोयले की खानें कहाँ हैं? रानीगंज, झरिया। झरिया कहाँ है? बिहार में धनबाद नगरों के पास पाई जाती हैं।
तेल दोस्तों यह एक द्रव धातु है। भारत में तेल पश्चिम घाट तथा असम की डिगबोई तेल क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों गैस। प्राकृतिक गैस या विभिन्न गैसों का मिश्रण है। खाना पकाने के प्रयोग में आने वाली गैस को एलपीजी या द्रव पेट्रोलियम गैस कहते हैं और वह सिलेंडरों में भरकर लाई जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों संपीड़ित प्राकृतिक गैस या सीएनजी जैसे बसों, स्कूटरों, ऑटो रिक्शों और टैक्सियों, सार्वजनिक यातायात के वाहनों में प्रयोग होती है। दोस्तों ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत अगर बात की जाए तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ये नवीनीकरण संसाधन हैं और ये कभी समाप्त नहीं होने वाले हैं। दोस्तों नंबर 1 इसमें बात करते हैं सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा या सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यह प्रकृति में व्यापक रूप से पाई जाती है या प्रदूषण रहित होती है। नेक्स्ट है वायु ऊर्जा। दोस्तों वायु ऊर्जा विंड एनर्जी वायु ऊर्जा का पारंपरिक रूप से घरेलू कार्यों के लिए और खेतों की सिंचाई के लिए पानी उठाने के लिए काम हुआ है। वायु की गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होकर प्रयोग में लाई जाती है। दोस्तों वायु की गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में प्रयोग होकर उपयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट दोस्तों इसमें है जल विद्युत ऊर्जा। दोस्तों गिरते हुए जल या बहते हुए जल की गतिज ऊर्जा से जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है उसे जल विद्युत ऊर्जा कहते हैं। दोस्तों ज्वारीय ऊर्जा ज्वारीय शक्ति या ज्वारीय ऊर्जा जल विद्युत का एक रूप है। ज्वारीय ऊर्जा समुद्र या सागर की लहरों की ऊर्जा है। समुद्र में आने वाली ज्वार भाटा की ऊर्जा को उपयुक्त कर टरबाइन लगाकर विद्युत शक्ति में बदल दिया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा क्या है? वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी में संग्रहित ताप से निकाला जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं बायोमास से प्राप्त ऊर्जा। दोस्तों बायोमास वह पादप पदार्थ है, पादप सामग्री है जिसका प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप निर्माण हुआ है। दोस्तों पूछा जा सकता है बायोमास क्या है? तो बायोमास वह पादप सामग्री है जिसका प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप निर्माण हुआ है। बायोमास उन सभी जीवधारी पदार्थों को कहते हैं जो या तो जीवित हैं या कुछ ही समय पूर्व मरे हैं। बायोमास ऊर्जा के स्रोत हैं। इन्हें सीधे जलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है या इनको विभिन्न प्रकार के जीव ईंधन में परिवर्तित करने के बाद इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण गन्ने की खोई, धान की भूसी, उपयोगी लकड़ी आदि। तो दोस्तों ये रहा आज का ईवीएस का लेक्चर नंबर 7। दोस्तों आप सभी को वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है लाइक करिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में वीडियो को शेयर करिए। तो दोस्तों वीडियो शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।